प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर शीत युद्ध पर चर्चा हम कर रहे थे पिछले क्लासेज में, पिछले वीडियोस में, और शीत युद्ध में उसके कारणों पर चर्चा हम कर रहे थे। कोल्ड वार के, शीत युद्ध के क्या क्या काजेज हैं, क्या क्या कारण हैं, कुछ कारणों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। उससे नेक्स्ट जो कारण है उनकी चर्चा को आज हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। कल के वीडियो में हमने ऐतिहासिक कारणों पर, दूसरे मोर्चे के प्रश्न पर, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर और यूएसएसआर द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन, इन कारणों पर चर्चा की थी। इससे आगे जो कारण है उनकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। इसी में नेक्स्ट जो कारण है वो है सोवियत संघ द्वारा यूएसएस द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया जाना। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया जाना, उसका अतिक्रमण किया जाना। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका जो यूरोप के विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया था, और जिसके नाते ये निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया और रोमानिया पर प्रभाव स्वीकार किया जाएगा। बल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का प्रभाव स्वीकार किया जाएगा, और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार, अर्थात ब्रिटेन का प्रभाव यूनान में स्वीकार किया जाएगा। हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाएगा। ये समझौता बाल्कन समझौते के नाम से जाना गया था, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद बाल्कन समझौते का उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ ने, इसके जो मुखिया थे स्टालिन, इन्होंने इस समझौते की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, और वहाँ के इन देशों के साम्यवादी दलों की, साम्यवादी जो गुट थे उनकी खुलकर सहायता करना प्रारंभ कर दिया, और वहाँ सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करवा दी, जिससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। इस प्रकार जैसे याल्टा समझौते का उल्लंघन सोवियत संघ द्वारा किया गया, उसी प्रकार बाल्कन समझौते का उल्लंघन भी सोवियत संघ द्वारा किया जाता है, जो पश्चिमी देशों की नाराजगी के लिए एक पर्याप्त कारण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट कारण के रूप में ईरान में सोवियत सेना का नहीं हटाया जाना। ईरान में सोवियत सेना का नहीं हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की यूएसएसआर की सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और उसमें ब्रिटेन की सहमति थी। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेनाएं तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई थी, लेकिन उत्तरी ईरान से यूएसएसआर की साम्यवादी सेनाओं को नहीं हटाया। इससे बाद में संयुक्त राष्ट्र के दबाव के फलस्वरूप सोवियत संघ ने वहाँ से अपनी सेनाओं को हटाया, जिससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए, उसे विस्तारवादी नीति का मुखिया मानने लगे। तो ईरान में सेनाओं को लेकर जो प्रश्न मौजूद रहा, उपस्थित हुआ, इसने भी पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध के कारणों को जन्म दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है वो है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1944 में हुए एक समझौते के द्वारा यूनान में ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र स्वीकार कर लिया गया था। 1944 में ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र जो है वो समझौते के द्वारा यूनान में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद, जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके थे, कि पूरे यूरोप महाद्वीप की स्थितियां बड़ी कमज़ोर हो गई थी, जिसमें ब्रिटेन की स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिससे उसने यूनान से अपने सैनिक अड्डों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। जैसे ही ब्रिटेन ने यूनान में अपने सैनिक अड्डों को समाप्त करने की घोषणा की, तो यूनान का ये प्रदेश जो है एक तरीके से यूरोप का हार्टलैंड माना जाता है, और इसमें शक्ति शून्यता की स्थितियां जो है प्रारंभ हो गई, और इस शक्ति शून्यता को भरने के लिए इससे लगते पड़ोसी देशों में जो है सोवियत संघ ने साम्यवादी देशों को प्रेरणा देना प्रारंभ कर दिया। अल्बानिया, युगोस्लाविया, बल्गारिया आदि अपने साम्यवादी छापामारों की सहायता से वहाँ की सरकारों को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने लगे।
और इसके फलस्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया था, अन्यथा यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना निश्चित हो गया था। तो यूनान में ब्रिटेन के प्रभाव को समाप्त करके शक्ति शून्यता को भरने का साम्यवादी जो प्रयास था वो सोवियत संघ द्वारा किया गया, और इस प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा ट्रूमैन सिद्धांत लाया गया, मार्शल योजना लाई गई, जिससे वहाँ पर साम्यवाद का परिरोधन हुआ, साम्यवाद का डिटेंशन हुआ, अन्यथा यूनान जो है वो साम्यवादी खेमे में निश्चित रूप से चले जाता। तो इस प्रकार के घटनाक्रम, जिसमें राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के घटनाक्रम शामिल हैं, तो इसने सोवियत के खिलाफ पश्चिमी देशों को एकजुट होने में मदद की या एक दूसरे के प्रति वैचारिक वैमनस्य फैलाने में मदद की। इसी प्रकार टर्की का भी प्रश्न महत्वपूर्ण था। टर्की पर सोवियत संघ का, यूएसएसआर का दबाव महत्वपूर्ण था। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने के लिए अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। किस पर? टर्की पर। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद उसे कुछ भूप्रदेश लेकर के और बॉस्फोरस में नाविक सैनिक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डाले, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे, क्योंकि वो सोवियत को यूरोप में शक्ति संपन्न होते देखना नहीं चाहते थे। जिससे टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर सोवियत संघ का आक्रमण किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा, और इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। तो टर्की पर जो यूएसएसआर का दबाव बनाने का जो रणनीति थी, इसने भी अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्रों को शीत युद्ध के सामने शीत युद्ध में ला करके खड़ा कर दिया। एक और बहुत बड़े और बहुत बहुचर्चित कारण, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, और वो है अणु बम का आविष्कार। अणु बम का जो आविष्कार है, इसने जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अमेरिका द्वारा जापान के 2 नगरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए अपने बम वर्षक विमान B-29 द्वारा, और जिससे बहुत बड़ी जन धन की हानि हुई। करीब 7.5 लाख लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। बहुत बड़ा रेडिएशन वहाँ पर फैला, जिसका परिणाम आज तक की पीढ़ी भी भुगत रही है। अब ये तो एक अणु बम के द्वारा अतिमारक शक्ति का प्रयोग था, या मनुष्य के हाथ में अतिमारक शक्ति लग जाने का, एज ऑफ ओवर किलिंग भी कुछ लेखकों ने इसको लिखा। अणु बम के आविष्कार का ये तो प्रत्यक्ष परिणाम था, लेकिन शीत युद्ध में इस आविष्कार ने किस प्रकार से योगदान किया, ये एक समझने वाला मुद्दा है। और वो ये है कि लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि अणु बम के आविष्कार ने न केवल हिरोशिमा को ध्वस्त किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता को भी ध्वस्त कर दिया। इसमें अणु बम के आविष्कार ने दोनों खेमों के बीच में बहुत बड़ा अविश्वास उत्पन्न कर दिया। दोनों खेमों के बीच में अविश्वास उत्पन्न किस रूप में हुआ? जैसा कि 1954 में जब इसका प्रयोग किया गया, तो प्रश्न ये था कि अमेरिका में अमेरिका ने जब अणु बम को बनाया था, उसका आविष्कार किया था, तो उसने इस सूचना से अपने मित्र ब्रिटेन को तो अवगत रखा, लेकिन युद्धकालीन मित्र राष्ट्र सोवियत संघ को इससे बिल्कुल भी अपरिचित रखा। जब अणु बम का विस्फोट हुआ, तब जाकर के यूएसएसआर को पता चला कि अमेरिका ने ऐसा हथियार बना लिया है और उसका प्रयोग भी कर लिया है। इससे जाहिर सी बात है कि दोनों खेमों के बीच में, जब 1950 के बाद जब दोनों सामने सामने खड़े हैं, तो दोनों के बीच में तनाव हो जाना स्वाभाविक है कि जब मित्र रहते हुए एक मित्र को बताया गया, दूसरे को नहीं बताया गया। तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न था, जिसने दोनों के बीच में भय, घृणा और नफरत का माहौल, आशंका का माहौल उत्पन्न कर दिया, जो कि शीत युद्ध के लिए बड़ा एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। तो इस प्रकार अणु बम के आविष्कार ने भी जो है शीत युद्ध के लिए बहुत बड़ा एक कारण तैयार किया, बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक और महत्वपूर्ण कारण यूएसएसआर द्वारा यूएसए विरोधी प्रचार अभियान, यानी कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान की शुरुआत करना।
जैसा कि शुरू में भी हम पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे की सैद्धांतिक जो मान्यताएं हैं, एक दूसरे की जो सैद्धांतिक विचारधाराएं हैं, इन सैद्धांतिक मान्यताओं और विचारधाराओं का खंडन दोनों ही देश आपस में कर रहे हैं। संयुक्त रूस सोवियत संघ द्वारा अमेरिका का विरोध किया जाता है, उसकी विचारधारा का सैद्धांतिक विरोध किया जाता है, तो प्रत्युत्तर में अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के साम्यवादी सर्वाधिकारवादी विचारधारा का विरोध किया जाता है। तो यहाँ पर सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार जो है प्रारंभ हो जाता है और महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत समाचार पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरोध में घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगते हैं। इस प्रचार अभियान में अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा क्षोभ फैलता है और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले साम्यवादी गतिविधियां विशेष रूप से प्रतिबंधित अमेरिका में नहीं थी, यहीं से प्रतिबंध प्रारंभ होते हैं और सोवियत संघ ने अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। 1945 के प्रारंभ में स्ट्रेटेजिक सर्विस के जो अधिकारी थे उनको ज्ञात हुआ कि उनकी संस्था के गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले पत्र अमेरिशिया के हाथों में पहुंच चुके हैं। ऐसा आभास अब अमेरिकी व्यवस्थाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को, संस्थाओं को होने लगा है, जिससे 1946 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है और कैनेडियन रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट आती हैं उसमें ये कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ के साम्यवादी दल की ही एक भुजा है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी महाद्वीप में सोवियत प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साम्यवादी प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका विरोधी जो प्रचार अभियान था वो करना इन्होंने शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और साम्यवादी दल का होवा खड़ा करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अपने विरुद्ध समझा और अमेरिका की कटु आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है दोनों में एक तुमुल संग्राम छिड़ा, जिसने शीत युद्ध के लिए बहुत ही व्यापक विरोधी प्रचार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसी से मिलती जुलती नीति, जैसा कि हम कह रहे हैं कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार किया गया, तो इसी के प्रत्युत्तर में जो है अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इसके बारे में अपनी नीति बना ली, जैसा कि पूंजीवादियों ने साम्यवादियों का विरोध करना शुरू किया और इसी प्रकार साम्यवादियों ने पूंजीवादियों का विरोध और उसके विपरीत प्रचार करना शुरू कर दिया। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने शीत युद्ध में एक आहुति में घी डालने का काम किया और 18 अगस्त 1945 को बर्नेज और बेवेन, एक अमेरिकी सचिव हैं और एक जो हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, बर्वेज और बेवेन ने एक ज्वाइंट जो है वो कॉन्फ्रेंस किया और उसका एक प्रेस रिलीज सामने आया जिसमें ये कहा गया कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप को खड़ा होने से रोकना चाहिए। हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप को खड़ा होने से रोकना चाहिए। बड़ा सारगर्भित प्रेस रिलीज एक बहुत ही संक्षेप में इन्होंने दिया, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए, जिससे इनकी नीति भी स्पष्ट हो गई कि ये क्या करना चाहते हैं। उनका सीधा टारगेट सोवियत संघ का सर्वाधिकारवादी साम्यवादी दल था, साम्यवादी शासन था। इस प्रकार 5 मार्च 1946 में फुलटन भाषण में चर्चिल ने भी कुछ ऐसा ही उल्लेख किया और कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है और ये सभी प्रसिद्ध नगर
और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है अपितु सोवियत नियंत्रण में भी हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि जैसे जैसे जर्मनी मोर्चों पे हारता गया वैसे वैसे सोवियत संघ की सेनाएं यूरोप में आगे बढ़ती गई, क्योंकि यूरोप में सोवियत संघ का प्रबल शत्रु जर्मनी का नाजीवादी शासक हिटलर ही था। और जैसे जैसे प्रारंभ में तो हिटलर की सेनाएं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और सोवियत संघ में अंदर तक जा घुसी, लेकिन बाद में जो है सोवियत संघ की सेना हावी हो गई और धीरे धीरे जर्मनी मोर्चों पर हारने लगा, जिससे जैसे जैसे जर्मनी मोर्चों पर हारता गया वैसे वैसे साम्यवाद यूरोप के अन्य हिस्सों में घुसता गया। चर्चिल आगे कहते हैं कि स्वतंत्रता की दीपिका प्रज्वलित रखने और ईसाई सभ्यता के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के इस फुलटन भाषण के दूरगामी परिणाम हुए और इसके उपरांत दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुले रूप से प्रकट करना प्रारंभ कर दिया और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण एक नग्न सत्य बन के विश्व मंच पर उभरता है। नेक्स्ट जो कारण है, तो इस प्रकार हमें ये समझना होगा कि यूएसएसआर द्वारा यूएसए विरोधी प्रचार अभियान और पश्चिम और यूएसए द्वारा मिलकर यूएसएसआर विरोधी प्रचार अभियान, इसमें कुछ तात्कालिक कारण भी जुड़ते जाते हैं और एक तात्कालिक कारण का जिक्र हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, वो है बर्लिन की नाकेबंदी किए जाना। बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल 1948 का उल्लंघन करते हुए, सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल 1948 लंदन प्रोटोकॉल 1948 का उल्लंघन करते हुए जो है बर्लिन की नाकेबंदी शुरू कर दी जाती है, जिससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाया और सोवियत संघ के विरुद्ध में शिकायत की और विश्व शांति के लिए इसको घातक भी बताया। इस प्रकार बर्लिन की नाकेबंदी भी शीत युद्ध का तात्कालिक कारण जो है पैदा करती है, उपस्थित करती है। एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण के रूप में हम जिक्र करेंगे यूएनओ में सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया जाना। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, एब्रिविएट फॉर्म के रूप में हम इसको लिख रहे हैं यूएनओ। यूएनओ यूएनओ में संयुक्त रूस द्वारा यूएसएसआर द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग, यद्यपि यूएनओ हम पृथक बिंदु के रूप में पढ़ेंगे, प्रसंग सापेक्ष थोड़ा जिक्र हम यहाँ करते हैं। यूएनओ के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसकी सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई है, सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस, विश्व शांति और सुरक्षा ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें दो प्रकार के सदस्य बनाए गए हैं, कुछ सदस्य जो है अस्थायी हैं, कुछ सदस्य स्थायी हैं। स्थायी सदस्यों में मुख्यतः 5 राष्ट्र, जिसमें अन्य देशों के साथ सोवियत संघ को भी शामिल किया गया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में महत्वपूर्ण निर्णय होने के लिए या नीति सम्मत निर्णय होने के लिए कम से कम 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत होना अनिवार्य है। अर्थात सोवियत यूएनओ की सुरक्षा परिषद किसी भी मुद्दे पर निर्णय करने से पहले अपने 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत चाहती हैं। अगर किसी स्थायी सदस्य ने सकारात्मक मत न देकर के उस निषेधात्मक मत का प्रयोग किया तो ये उसके द्वारा वीटो का प्रयोग कहलाता है और वह निर्णय जो है उस प्रश्न पर नहीं हो पाता है अगर किसी स्थायी सदस्य ने अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर लिया तो। इस प्रकार जब शीत युद्ध की परिस्थितियां मौजूद हो गई तो यूएनओ में सोवियत संघ द्वारा बार बार अपने इस अधिकार का प्रयोग उचित अनुचित सभी मुद्दों पर किया गया। अगर प्रस्ताव पश्चिमी देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से आता है तो निश्चित रूप से सोवियत संघ उस पर वीटो करेगा। ऐसी रणनीति इन्होंने बना ली और न केवल रणनीति बनाई बल्कि सोवियत संघ ने
संयुक्त राष्ट्र को और उसकी सुरक्षा परिषद को शांति स्थापित करने वाली विश्व संस्था न मान करके अमेरिकी विदेश विभाग की एक संस्था मानना प्रारंभ कर दिया और ऐसा प्रचार करना भी उसने प्रारंभ कर दिया। इसीलिए उसे एक तरीके से इस संस्था को निर्णय लेने के मामले में पंगु बना दिया और वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस शीत युद्ध के दौरान नहीं कर पाई। सुरक्षा परिषद सोवियत संघ द्वारा दुरुपयोग किया गया वीटो का, जिससे पश्चिमी राष्ट्रों की ये मान्यता बन गई कि सोवियत संघ जो है इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और इस कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की इस मुद्दे को लेकर के बार बार और घोर आलोचना करने लगे। एक और महत्वपूर्ण कारण, तात्कालिक कारण था, यूएसए द्वारा जो है सोवियत संघ को लैंड लीज जो सहायता दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया। तात्कालिक कारण यहाँ पर बना। महायुद्ध के तुरंत बाद अमेरिका अपने लैंड लीज एक्ट के तहत सोवियत संघ को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करता था। अपने लैंड लीज एक्ट के तहत कुछ आर्थिक सहायता अमेरिका द्वारा यूएसएसआर को प्रदान की जाती थी। युद्ध के तुरंत बाद 1945 के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसको बंद कर दिया, तुरंत बंद कर दिया। अब चूंकि ये सहायता बिल्कुल आंशिक रूप से दी जाती थी, जिससे सोवियत संघ असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि अत्यंत अल्प थी और इस अल्प सहायता को भी ट्रूमैन द्वारा बंद कर दिया गया, एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। तो ये भी एक तात्कालिक कारण बन करके सामने आता है। ठीक है। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण कारण वो है शक्ति संघर्ष की राजनीति। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, यथार्थवादी जो राजनीतिक विचारक हैं, यथार्थवादी, दो धाराएं चल रही है यहाँ पर, एक तो यथार्थवाद है और एक है आदर्शवाद। जो यथार्थवादी जो राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, H.J. मार्गेनथाउ, और मार्गेनथाउ जो हैं अन्य सभी कारणों के अलावा महत्वपूर्ण कारक जो है शक्ति संघर्ष को मानते हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ नहीं है, केवल शक्ति संघर्ष है। शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया संस्करण उनके द्वारा इस व्यवस्था को माना गया। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, मार्गेनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये सर्वोच्च सत्य है कि जो भी शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं वो विश्व प्रभुत्व को लेकर के बड़े सजग होते हैं और विश्व में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहते हैं, और उनके इस प्रयत्न में जहाँ कहीं भी रुकावट होती है तो वहाँ पर संघर्ष होना अनिवार्य है। अर्थात महायुद्ध के बाद दोनों महाशक्तियाँ बन के उभरती हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों जो हैं अपना प्रभाव क्षेत्र विश्व के अन्य भागों पर बढ़ाना चाहती हैं। तो जो बढ़ाना चाहती हैं तो दोनों का एक दूसरे जगह कहीं ना कहीं टकराना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रभाव अनंत नहीं हो सकता है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ता है। जहाँ एक दूसरे के प्रभाव को कम करने के प्रयास शुरू होते हैं वहीं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और शीत युद्ध वस्तुतः इसी स्थिति का नाम है, शक्ति संघर्ष की राजनीति का ही नाम है। मार्गेनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है, और विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर शक्तियों के रूप में उदय हुए। विश्व प्रभुत्व के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये एक माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। तो यथार्थवाद तो शक्ति संघर्ष है, और आदर्शवाद का जामा पहनाने के लिए दोनों एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को रोकने के लिए एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव बनाए हुए हैं। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया संस्करण मात्र मानते हैं, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए जी जान से लगी हुई हैं, और धीरे धीरे इसको एक सैद्धांतिक आधार दे दिया गया है।
इस प्रकार यथार्थवादी राजनीतिज्ञों के अनुसार शक्ति संघर्ष ही जो है आपका शीत युद्ध है। विश्व प्रभुत्व बढ़ाने के लिए जो भी ताकतवर या परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का माना हुआ सिद्धांत है कि वो अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। अगर हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई कुछ बातें याद हों तो यहाँ पर एक उदाहरण हम रिपीट करना चाहेंगे। फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर में इंडियन थिंकर्स में एक प्रश्न आता है, मुद्दा आता है, मनु कौटिल्य शुक्र, यहाँ पर मंडल सिद्धांत का जिक्र आता है, प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का उदाहरण है। और मंडल सिद्धांत में जो है विजिगीषु राज्य का जिक्र आता है। विजिगीषु और विजिगीषु राज्य संभवतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इन्हीं राष्ट्रों को कह सकते हैं जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जो अपने सैनिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाना चाहता है, वही मंडल सिद्धांत का विजिगीषु राज्य हैं। अब जब ये विजिगीषु राज्य अपने सेंटर से आगे बढ़ना प्रारंभ करता है तो इसके पड़ोसियों से इसका संघर्ष होना अवश्यंभावी है। संभवतः ये उसी शक्ति संतुलन की प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की अवधारणा का नवीन संस्करण मार्गेंथाउ यहाँ पर इसको बता रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, हित संघर्ष भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध की उत्पत्ति में राष्ट्रों के, अब ये न केवल अमेरिका और सोवियत संघ की बात है बल्कि विश्व बिरादरी में या विश्व रंगमंच पर जितने भी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं उन सभी के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हितों में समानता होती है और पक्षकारों में विपरीतता होती है तो संघर्ष अनिवार्य होता है। और ये जो हित संघर्ष हैं वो कहीं न कहीं शीत युद्ध में इन महाशक्तियों के मध्य भी देखे जा रहे हैं। तो शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष भी है। और द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका आपस में टकराते हैं, टकराव रखते हैं। और ये विवादास्पद मुद्दे जैसे जर्मनी का प्रश्न है, बर्लिन का प्रश्न है, या पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की स्थापना का, उसके प्रसार का प्रश्न है। तो ये भी अपने आप में हित संघर्ष की राजनीति का उदाहरण भी हैं। क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि पक्षकार पृथक हैं और हित समान हैं, तो जाहिर सी बात है कि हितों में संघर्ष होना अनिवार्य है। चाहे व्यक्तिगत हितों की बात हो, चाहे राष्ट्रीय हितों की बात हो। राष्ट्रों के, अब जैसे कि पूर्वी यूरोप में साम्यवाद अपना प्रभाव चाहता है, पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लेना चाहता है सर्वाधिकारवादी साम्यवाद। अमेरिका सहित यूरोप की महाशक्तियों को भय है कि अगर साम्यवाद इस प्रकार से बढ़ गया तो विश्व में पूंजीवाद को खतरा उत्पन्न हो जाएगा या कहीं न कहीं पूंजीवादी व्यवस्था ही समापन की तरफ चली जाएंगी। तो ये परस्पर विचारधाराओं के रूप में भी हित संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हित संघर्ष की राजनीति भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर है। तो यहाँ पर करीब करीब मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की जो शीत युद्ध के कारण हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ और चर्चा करेंगे।